मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विदाई संभाषण। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये पंक्ति शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई है। बाल मुकुंद गुप्ता जी ने इस पाठ को लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम बाल मुकुंद गुप्ता के बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक यानी हरियाणा में हुआ था। इनके प्रमुख संपादन हैं अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बांग्वासी, भारत मित्र आदि। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, लेख, तमाशा इत्यादि। इनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल स्कूल तक इन्होंने प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया ये, और खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्होंने भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार भी थे और उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वह साहित्यिक सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार भी थी और यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह देखने को मिलती है। साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी थोड़ा बहुत अंश दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी भी थे, यानी पहचान करने वाले व्यक्ति थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस भी की है और इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई भी है। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक यानी सबसे चर्चित व्यंग्य कृति है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है यह पाठ है वायसराय करजन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का क्या हाल होता है उसका खुलासा किया है। कहने को उनके पास शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, नए नए आयोग बनाए गए हैं, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी और वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर भी थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें जो है देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। अर्थात वो अपने हिसाब से मनपसंद सदस्य नियुक्त करवाना चाहते थे और वो भारतीय ना होकर अंग्रेज सदस्य होना चाहते थे करना। इसी मुद्दे पर उन्हें देश और विदेश दोनों जगहों पर बेइज्जत सहना पड़ा। आखिर में वो क्षुब्ध होकर यानी दुखी होकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। पाठ में भारतीयों की बेबसी क्या है, दुख एवं लाचारी क्या है, इस चीज़ को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का एक नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। जब प्रेस वालों पर पाबंदी लगाई जा रही थी, उस समय ये लिखा गया था कहानी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना माना जाता है। तो बच्चों ये था इनका परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ को विदाई संभाषण। आप लोग इस पाठ को समझिए। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। लेखक कह रहे हैं कि आखिर में आपके शासनकाल का अंत इस देश से हो ही गया
और आप अब इस देश से दूर होने जा रहे हैं। इस संसार में सब बातों का अंत होता है बच्चों, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका अंत ना हो। अगर शुरुआत हुई है तो अंत जरूर होती है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार आप ही का ना था, इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। मतलब यहाँ पे समझा रहे हैं लेखक बच्चों कि अगर आप कल्पना भी करते कि हमेशा के लिए यहाँ का वायसराय बन जाएंगे और बनकर रहेंगे, फिर भी आपका जो है अंत तो होना ही था, और आपने इस बात की कल्पना ही नहीं की होगी कि आपका अंत इस तरीके से और इतनी जल्दी हो जाएगा। तो इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ के निवासियों में और आप में दोनों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और है, जिससे आपका अंत निश्चित हो गया। बिछड़न समय का बड़ा करुणा उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो बिछड़ने का समय होता है वो काफ़ी दुख भरा होता है, और आपको बिछड़ते देखकर आज हमारे हृदय में यानी भारतवासियों के हृदय में बहुत दुख हो रहा है। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। पहली बार यानी जब लॉर्ड कर्जन आए थे बच्चों, तो सभी लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब वो दूसरी वायसराय बन के आए तो कोई उनके काम से पसंद नहीं थे, सब जो है दुखी थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, अर्थात आप फिर से यहाँ पे वायसराय बनकर अपना शासन ना चलावें। पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए, और वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। मतलब सारे भारतवासी यही रात दिन प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, ये यहाँ से किसी भी तरह से जल्दी चले जाए। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, और जब आज आप जा रहे हैं तो जो है लोग खुश होने के बजाय दुखी हो रहे हैं। इसी से जाना कि बिछड़न समय जो होता है वो बहुत ही करुणा उत्पादक अर्थात दुख का समय होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय हो जाता है। सभी के मनों में तो बच्चों बैर था कि जो है ये चले जाए, फिर से यहाँ वायसराय बनकर शासन ना करे, लेकिन जब वो सच में जाने लगे तो सारे बैर भाव जो है छूट गए और शांत रस का यहाँ आविर्भाव यानी प्रकट होता है शांत रस। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़न के समय लोगों का क्या भाव होता होगा। आप क्या कह रहे हैं लेखक कि हमें तो जो है आपके देश में बिछड़न क्या होती है, या आपका देश कैसा है, वहाँ पर क्या नियम है, क्या शासन होता है, ये सब मुझे तो देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, और ना पता हमें चला आज तक कि वहाँ पे बिछड़ने के समय लोगों का भाव क्या होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी, मतलब बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त थी और बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों से टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, अर्थात किसी ब्राह्मण को दे दिया गया, तो देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से पसंद नहीं हुई, वरंच बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं। इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे समझा रहे हैं बच्चों पशुओं के माध्यम से कि अगर इस देश में एक पशु दूसरे पशु से बिछुड़ जाता है तो उसे इतना ज़्यादा दुख होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिछड़ेगा तो कितना ज़्यादा दुख होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना ही पड़ा।
कह रहे हैं लेखक कि इस आपके पहले भी जो इस देश में प्रधान शासक आए थे उनको भी जाना पड़ा आखिर में। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। ये समझ लो एक तरह का पारंपरिक परंपरा है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक जो है वो घोर दुखांत है। अर्थात आपके शासनकाल का जो नाटक है वो काफ़ी दुख भरा है। और अधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार नहीं जानता था कि उससे जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। अब यहाँ पे समझा रहे हैं बच्चों कि ये बात तो खुद नहीं जानते थे लॉर्ड कर्जन जी कि जो खेल को उन्होंने सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया है वो एक दिन दुख भरा दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ होगा। ये बात तो उनको खुद ही नहीं पता था। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला मई की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं होती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो घमंडी खिलाड़ी होता है वो क्या समझता है कि मुझसे बड़ा खिलाड़ी और कोई नहीं है। मैं अपनी खेल को, अपनी लीला को सबको दिखा रहा हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे यानी बाहर उसकी जो है बुराइयां हो रही होती हैं और इस बात का उसे भनक तक नहीं होता है। यही हाल था लॉर्ड कर्जन जी का। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। यहाँ पे बार बार बच्चों माय लॉर्ड का जो प्रयोग हो रहा है वो लॉर्ड कर्जन के लिए हो रहा है। तो कह रहे हैं लेखक कि मुंबई में जब आए आप और अपने इरादे जाहिर किए थे, अब चलो हम देखते हैं कि उसमें से आपके कौन कौन से इरादे पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को बरसों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा भारत को चमका दूंगा, इतना आगे बढ़ा दूंगा, इतनी उन्नति और प्रगति भारत में कर दूंगा कि मेरे बाद जो इस देश में शासन करने वाले लोग आएंगे उनको बरसों तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे कितने ही बरसों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हो गई बच्चों। यहाँ पे जो सपने देखे थे उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आप सोच रहे थे कि भारत को सुख और उन्नति प्रदान करेंगे, आपने तो इसको एकदम बेकार कर दिया है, इसमें दुख ही दुख भर दिया है। और आपके बाद जो भी शासन करने यहाँ पे आएंगे लॉर्ड साहब, उनको ना जाने कितने जो है बेचैनी उठानी पड़ेगी और ना जाने कितने भूख आराम करना पड़ेगा और ना जाने कितनी रात उनको जागना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, ये बात कही जा रही है लॉर्ड कर्जन के लिए। और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है आपने। तो आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया। ना तो आप जो है इस तरह से स्वयं खुश हैं और ना आपके इस कारनामे से शासन से यहाँ की प्रजा सुखी है। इसका लोगों के चित्त पर बहुत बड़ा ही दुख है और इस बात का लोगों के चित्त यानी मन पर बहुत बड़े बात का दुख भी है। विचारिए तो क्या शासन आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। अब आप ही विचार कीजिए लॉर्ड साहब कि जो है क्या शान आपकी थी इस देश में और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। जब पहली बार आए थे तो आप कितनी ऊंचाइयों को छू रहे थे और दूसरी बार आप कितने नीचे गिर गए हैं। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ना देखी होगी जो दिल्ली दरबार में आपने अपने लिए देखी थी। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, मतलब आपकी और आपके पत्नी की जो कुर्सी थी वो सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो चांदी की थी।
आप दाहिने थे वह बाएं थे, अर्थात आप दाहिने थे। मतलब जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जब 2 पुत्र होते हैं तो उन पुत्रों में एक दाहिना हाथ माना जाता है और एक बायां हाथ माना जाता है। तो इसी तरह से कर्जन को कह रहे हैं कि आप दाहिने थे और आपके छोटे भाई जो थे वो बाएं थे। आप प्रथम थे यानी पहले थे और वो दूसरे थे। इस देश के सब रईसों में आपको सलाम पहले किया जाता था और बाद में बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे रहता था और सबसे ऊंचा था। ओहदा, चमर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। मतलब सब कुछ आपका बहुत ही लंबा चौड़ा और ऊंचा होता था। सारांश यह है यानी मतलब ये है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का नाम लिया जाता था, यानी आप ही का दर्जा था उसके बाद। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, यानी आप जो है गिर पड़े, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए हैं, आपको साफ नीचा देखना पड़ा है और पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे आप नहीं हो पाए। कि आपने बहुत बार इन सब बातों को देखते हुए ऐसे बोला कि हम अपने पद को त्याग देंगे, तो भी जो है आप ऊंचे नहीं उठ पाए। आप बहुत गंभीर धीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। मतलब आप जब भी कन्वोकेशन भाषण दे रहे थे तो उस समय आपका दिवाला निकाल दिया गया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की भी धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। और विदेश में भी आपको बार बार धमकी दिया जाने लगा कि जो है आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा, यानी आप वहाँ से भी गए और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। मतलब आपकी जो दृढ़ निश्चय शक्ति थी उसको भी आपको त्यागना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर ना नियत हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। मतलब जो काम आप बड़े बड़े और छोटे से छोटे चीज़ों को ऊंचाई पर ले गए, बड़े से बड़े चीज़ों को नीचे आप ले आते थे, झुका देते थे, वो सारी चीज़ करने के बावजूद भी आज आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि आप अपनी इच्छा के अनुसार फौजी अफसर को पद पर नियुक्त नहीं कर सके, तो आप इस्तीफा देने के लिए जो है तैयार हो गए। वो भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला और इस तरह से जो है उनको ही हमारे देश से जाने के लिए हुक्म दिया गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। कहा जाता है बच्चों कि जब तक व्यक्ति गिरकर खड़ा नहीं होता है या गिरकर उठता नहीं है तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यही बात जो है हमारे देशवासियों को थोड़ा बुरा लगा कि आप एक बार ऊंचाइयों पर गए और वहाँ से आप फिर से नीचे गिर पड़े, लेकिन आप गिरे ही रहे, खड़े होने की कोशिश ही नहीं किए। इसी बात को लेकर के जो है लोग काफ़ी दुखी हो रहे हैं। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। पद तो आपका छूट गया लेकिन आपसे आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। जैसे मान लो किसी ऑफिस में या कहीं भी कर्मचारी हो, कोई काम कर रहा है और उसको किसी भी तरीके से या किसी भी गलती की वजह से नोटिस दे दी जाए कि आपको 1 महीने के लिए जो है सस्पेंड किया जाता है, तो वो व्यक्ति उस नोटिस को एक एक दिन घृणा से देखकर उसके दिन को काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। वही हालत आपकी हो गई है। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात
के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे अर्थात इन सारे खात्मे के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा था जिस तरह से आज आपको देख रहे हैं। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? मतलब आप यहाँ दूसरी बार क्या करने आए थे और क्या करके जा रहे हैं, जरा इस पर भी ध्यान आप दीजिए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले हैं? क्या यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि आप ही सोचिए और बताइए कि क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन अपने प्रजा के साथ करके जा रहे हैं? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना अर्थात उनकी बात को कभी सुनना नहीं और उनको दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध जिद से काम किए चले जाना शासन कहलाता है? ये सारी बातें जो है माय लॉर्ड अर्थात कर्जन से प्रश्न कर रहे हैं। एक काम तो ऐसा बतलाइए, यानी कोई भी काम ऐसा बताइए जिसमें अपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कोई भी ऐसा एक काम बता दीजिए जिसमें आपने अपना जिद छोड़कर प्रजा की बातों पर ध्यान दिया हो। कैसर नंबर 1 और जार नंबर 2 भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। ये लोग जो थे ये भी काफ़ी जिद्दी थे, लेकिन प्रजा जब उनको काफ़ी घेरती थी घोटती थी अर्थात उनके सामने गिड़गिड़ाती थी तो उनकी बात को सुनते थे। पर आपका एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लिए लोगों को आपने निकट पटकने दिया हो। आप भी कोई ऐसी बताइए एक अवसर और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह 3 ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दिन जो है रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो बताइए कोई आपने ऐसा काम किया हो जहाँ पर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ हो। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, यानी आपके शासन का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। तथापि वंग विच्छेद का मतलब बच्चों जो वंग भंग आंदोलन कराए थे, बंगाल विभाजन, ये लॉर्ड कर्जन ही कराए थे, उसकी बात की जा रही है कि घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है क्या? क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता होगा? आप जरा सोचो कि आप जो है कितने बड़े जिद्दी हो। आपका जिद तो नादिर से भी बढ़कर लगता है। और क्या आपकी जिद से प्रजा को दुख नहीं होता होगा? जरा आप सोचिए, विचार तो कीजिए कि एक आदमी को आपके कहने पर पद ना देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर ना चला जाता? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया है। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए हैं। इस समय आप अपनी नतीजे को देखकर इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, पर दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। सभी को पता है सुख और दुख मनुष्य के साथ चलते रहते हैं। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। दुख आ करके चले जाते हैं। हमेशा के लिए ना तो सुख होता है, हमेशा के लिए ना तो दुख होता है। और इसी बात को सोचकर सभी लोग इस बात को सह लेते हैं। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी और ना यहाँ दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है हम लोगों को कि यहाँ का जो श्रद्धा भक्ति था वो भी आप अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं है, मतलब आप जरूरी ही नहीं समझते हैं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद
के कई साल सुल्तान ने नरवड़गढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। मतलब उनके ऊपर संकट का समय आया था, तब उस समय सुल्तान ने नरवड़गढ़ नाम के एक स्थान में अपने समय बिताए थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, मतलब सलाम किया था, नमस्ते किया था, शुक्रिया अदा किया था, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा था, क्या कहा था? प्यारे नरवड़गढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, मतलब आज मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, तो तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता, लेकिन भाई नरवड़गढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक भी दिन अपनी सेवा में कोई चूक या गलती की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम मत लेना। नहीं तो प्रसन्न हो करके, अगर ये सब बातें मैंने की है तो प्रसन्न हो करके एक बार मेरा प्रणाम जरूर ले लेना और मुझे जाने की आज्ञा दें। तो इस तरह से उन्होंने अपने अभिवादन व्यक्त किए थे। और माय लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से यहाँ से जा रहे हैं? जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? आप उसी के देश से जा रहे हो, तो क्या आप भी कुछ ऐसा बोलोगे देशवासियों के लिए? क्या आप कह सकोगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त करे और इससे तेरे को लाभ मिले। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं, यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? मतलब आप भी आज यहाँ से जा रहे हो, तो जाते वक्त उस नरवड़गढ़ के राजकुमार की तरह क्या ये भाषण आप दे सकते हो? देशवासियों को ऐसे जो है अभिवादन कर सकते हो? लेकिन आप तो ऐसे कहाँ हो माय लॉर्ड, आप में इतनी उदारता कहाँ है? आप बिल्कुल ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तो बच्चों, ये था पूरा पाठ, विदाई संभाषण। लॉर्ड कर्जन के विदाई का जो है ये पूरी की पूरी बात इसमें बताई हुई है। आप लोग भी इसको घर पे 2 बार पढ़िएगा और इसके बाद इसी से संबंधित नीचे अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इस बुक में से ढूंढ करके अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, कंपलसरी है। नीचे फिर इसके बाद शब्द छवि दी हुई है, इसको भी आपको लिखकर याद करना है। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि रोज़ आपको नए नए वीडियो इस तरह से प्राप्त होते रहें। और आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।